नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जैसे की संभावना थी, जैसी की उम्मीद थी, कर्नाटक में वैसे ही नतीजे आ गए हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजे हैं वो एक बहुत खतरनाक टाइप का संदेश दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वो खतरनाक संदेश जो भी आप कहें, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हर जो अभी तक की राजनीतिक चाल थी वो फेल हो गई है। जिस तरीके से, जिस जरिए से, जिस पैतरे से, जिस दांव पेच से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इतनी बड़ी छवि, इतनी बड़ी जगह बनाई थी, वो सारे के सारे फेल हो गए। और ये मैं उन दांव पेच की बात इन चुनाव के दिनों के भाषण की नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स है और नए सिरे से सारे के सारे थिंक टैंक, सारे के सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनको अब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज हम यही समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा झटका उनके पूरे के पूरे फार्मूले को, पूरे तरीके को, उनके पूरे एसओपीज को, पूरे सिस्टम को कभी नहीं लगा होगा। और अब उनको सोचना पड़ेगा कि अगली बार 2024 में जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो कर्नाटक से भी चुनाव लड़ना है उनको, दूसरे दक्षिण के राज्यों से भी चुनाव लड़ना है, दक्षिण से साफ हो चुके हैं। तो अपनी रणनीति में वो क्या बदलाव लाएं, आज इसी पे डिस्कशन करेंगे कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे फेल हुए, उनके ट्रंप के सारे पत्ते कैसे फेल हो गए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कर्नाटक में जो एक पॉलिटिक्स लंबे समय से बीजेपी की चल रही थी, जिसको आप कहते हैं पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, जिसको आप हिंदू मुसलमान या दूसरे मुद्दे कहते हैं, जिनके आधार पर आप लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ लेते हैं, वो पॉलिटिक्स उनकी किस तरह से फेल हुई है। जब कर्नाटक में चुनाव आने वाला था, उसके 1 महीने पहले से टीपू सुल्तान की कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि इस बार का चुनाव टीपू सुल्तान बनाम सावरकर की विचारधारा के बीच में लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और बहुत सारे लोग 1 महीने पहले से इस इशू में लग गए थे। ये मंड्या जिला है, वहाँ की सीट है मलयकोट, और ये प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी ने कि टीपू सुल्तान जो है उसने इस इलाके में 800 हिंदुओं को मार दिया था, इसलिए हिंदुओं एक हो जाओ, ये टीपू सुल्तान को महान बताते हैं। टीपू सुल्तान हिंदुओं का दुश्मन था, इसलिए टीपू सुल्तान को के मानने वालों को वोट नहीं देना है, सावरकर के मानने वालों को वोट देना है। इस काम को 1 महीने किया गया, वहाँ के लोकल नेताओं ने किया। लेकिन हुआ क्या, मलयकोट में एक एसकेपी पार्टी है, उसके दर्शन पुत्तनैया जीत गए और 91,000 वोट मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो इंद्रेश कुमार थे, उनको सिर्फ 3% वोट मिले, 3.52%, 6470 वोट। ये नतीजा बताता है कि आपने जो टीपू सुल्तान हिंदुओं का कत्लेआम वाला जो पूरा एक बड़ा एक नैरेटिव खड़ा किया था कर्नाटक में आग लगा दी थी, जिसको आप कहें, इस मलयकोट इलाके को लेकर बहुत दूर दूर तक इन्होंने फैलाया। लेकिन मलयकोट के अंदर ही आप सोचिए कि जमानत बचाना तो दूर की बात, 3.5-3.5% वोट मिले बीजेपी के कैंडिडेट को। इतना तमाम सांप्रदायिकता झोंकने के बाद, यानी जहां से मैंने वीडियो शुरू किया था कि आप जिस हिंदू मुसलमान टीपू सुल्तान इतिहास की चटनी बनाना, इतिहास को अपने मन से रात को लिख के दूसरे दिन से बोलना कि जो आपको पता है वो नकली इतिहास है, वामपंथी इतिहास है, गलत किताबों में लिखा हुआ है और यही वाला इतिहास सही है, वो पूरा का पूरा एक जो फार्मूला है वो इस सीट पे धूल चाट गया। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा खतरनाक सीटें हैं। श्रीरंगपट्टना एक ऐसी जगह है और वहाँ पर एक जामा मस्जिद बनी है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संभालता है,
और लंबे समय से इस बीजेपी जब से सरकार में आई है इस मस्जिद को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी कर रही है और वो कह रहे हैं कि ये जो है हनुमान मंदिर था। पहले यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था और हनुमान जी के मंदिर को तोड़कर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में ये मस्जिद बनाई थी। अब वहाँ पे नमाज बंद होनी चाहिए और पूजा की इजाज़त दी जानी चाहिए। आपको पता है ना, जो आज तक का इंडिया टुडे का दफ्तर है, इसको लेकर भी भाई लोगों ने कैंपेन चला दिया था कि वहाँ हनुमान जी का मन का गड़ा हुआ है उसमें, और उसको तोड़ के मंदिर बनना चाहिए। और जो यहाँ पे गूगल मैप पे उस जगह का नाम बदल कर दिया गया था श्री हनुमान जी का मन का स्थल, और पूरा समय उसको लेके कैंपेन चला दिया गया था और बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने उसको वहाँ से हटवाया होगा। जो भी है, इस सीट पे भी जहाँ पे टीपू सुल्तान ने तोड़ के मंदिर को, हनुमान जी के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी वगैरह वगैरह का एक कैंपेन चल रहा था जो लंबे सालों से, 8 साल से, उस जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई है। वहाँ पर रमेश गौड़ा कांग्रेस के जीते हैं और वहाँ पे जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पे आया। इससे पहले मलयकोट में भी तीसरे नंबर पे आया था और यहाँ पे उसको केवल 42,000 वोट मिले हैं। रामनगर एक जगह है जिसको कि इसको कहा जाता है दूसरी अयोध्या। रामनगर में ये कहा जा रहा है कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे, ऐसा इन्होंने वादा किया था। सरकार के 2 कार्यकाल तो मान ही लीजिए पूरे हो गए, जोड़ तोड़ करके। पूरे तो नहीं हुए हैं क्योंकि बाद में इन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे भगवान राम का प्राचीन मंदिर है और उस जगह पे भव्य मंदिर बनाया जाएगा। 17 फरवरी को 40 लाख रुपए के बजट का एक बजट भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं, ऐलान कर दो। इस जगह से कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार इकबाल हुसैन जीत गए और इस जगह पे जब आप जाते हैं, वहाँ पुजारियों से लोग मिले जाके और उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस मंदिर पे 8 साल से पॉलिटिक्स हो रही है, लोग सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं इस मंदिर के नाम पे। वहाँ के पुजारी ने बताया कि यहाँ पीने का पानी नहीं है साहब, यहाँ टॉयलेट नहीं है साहब, यहाँ एक शेड नहीं है, मंदिर ऐसे ही पड़ा हुआ है खंडर, और उसके नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है। भव्य राम का मंदिर बनाने की बात हो रही है, बना भी देंगे बाद में सरकारी और इस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करके कभी किसी टाइम में। बहरहाल यहाँ वो विषय नहीं है, विषय ये है कि ये मुद्दा भी नहीं चला और बुरी तरह से हार गए हैं। बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा है, यहाँ पे 7% वोट मिले हैं। गौतम गौड़ा उसका नाम था, 12,000 कुल वोट मिले हैं। ये सारी बातें बता रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे नैरेटिव, मंदिर के, मस्जिद के, हिंदू मुसलमान के, फेल हो रहे हैं। आपको जनार्दन रेड्डी का नाम याद होगा, बहुत अमीर आदमी हैं, माइनिंग टाइकून कहलाते हैं वहाँ के। इन भाई साहब के पास में इतना पैसा था, इन्होंने कोरोना काल में भी और नोटबंदी के टाइम पे भी अपनी भरपूर अमीरी दिखाई थी। नोटबंदी की घोषणा होने के बाद 8 दिन के अंदर इनके घर में इतनी भव्य शादी हुई थी, तब जबकि लोगों के पास राशन खरीदने के पैसे नहीं होते थे। पुराने नोट बेकार हो गए थे, नए नोट छप के आए नहीं थे। पेटीएम में, एटीएम में जाके लोग लाइन में खड़े होते थे। एटीएम में खड़े हुए हैं, पता चला कि 9 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे खड़े हुए हैं और वहाँ जाके आपको एक ठो नोट मिलता था 2000 का। उस समय में इन्होंने ज़बरदस्त शादी की थी और वहाँ पे उनके भाई सोमशेखर रेड्डी तीसरे नंबर पे आए हैं। कुल 37,000 वोट मिले हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको हरा दिया है। ये सीटें हैं जो, ये वो जगह हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आपके धनपति पूंजीपति हार गए, आपका मंदिर का मसला हार गया, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का मसला हार गया, टीपू सुल्तान का मसला हार गया। आपने जितने भी दांव पेच हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में रचे थे वो सारे के सारे फेल हो गए। यानी ये फार्मूला आगे बीजेपी इस्तेमाल करे या ना करे, ये बड़ा सवाल है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी जी अपना कैंपेन करने के लिए कर्नाटक गए। आपको याद होगा सबसे पहले और सबसे
ज़्यादा अजीबोगरीब आरोप उन्होंने ये लगाया था कि मेरे ऊपर मुझे 91 बार 91 बार गालियां दी गई। मैं भारत का बेटा हूं, भारत के लिए काम करता हूं, मुझे गालियां दी गई, मुझे खूब गालियां दी। इसका मतलब ये था कि मोदी जी ने उस इलेक्शन में खुद की प्रतिष्ठा को झोंक दिया था। मोदी जी को ये लगता था कि मेरा अपमान मतलब देश का अपमान, तो इसलिए उन्होंने इस मसले को उठाया। और एक पुराना अनुभव था गुजरात चुनाव के समय का, जब कांग्रेस पार्टी के लीडर अय्यर साहब जो हैं, उन्होंने मोदी जी को कह दिया था कैसा नीच टाइप का पॉलिटिशियन है। उसके बाद पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। राहुल गांधी ने हाल की हाल खुद ही इसकी निंदा कर दी थी, लेकिन वो पार्टी अपने आप को वहाँ पे बचा नहीं पाई थी। लेकिन गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पर मोदी जी को एक पर्सनल अटेंशन मिलता है, लोग मोदी जी को निजी तौर पे पसंद करते हैं। कर्नाटक में उन्होंने ये फार्मूला अपनाया। मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला नहीं चलेगा, नहीं चला। अब क्या माना जाए कि मोदी जी को अगर आप व्याख्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, तो वो क्या करेंगे कि भाई मोदी जी को कोई गाली दे तो उसको नुकसान होता है इलेक्शन में, यही माना जाता था ना। तो मोदी जी पे सीधा अटैक नहीं करना है। यही बातें अलग अलग तरह के एक्सपर्ट कहते रहे हैं। और आपको याद होगा केजरीवाल ने अपने चुनाव में लोगों ने खूब उकसाया, एक बार भी मोदी जी को टारगेट नहीं किया था, क्योंकि उनको ये समझा दिया गया था कि अगर आप मोदी जी के खिलाफ अटैक करोगे तो नुकसान होगा। लेकिन कर्नाटक में 91 गालियां देने वाले जीत गए। तो अब क्या ये असेसमेंट किया जाएगा कि मोदी जी को गाली देने से जनता खुश हो जाती है, वोट देती है ज़्यादा? लेकिन ये फार्मूला फिलहाल नहीं चला। दूसरा, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, इन्होंने उसको बजरंग बली से जोड़ दिया और फिर कहा बजरंग बली का अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कर्नाटक में बजरंग बली नाम से उनको कोई जानता नहीं, मैंने आपको बताया भी था। चला नहीं ये फार्मूला, फेल हो गया। तमाम तरह के जिसको ये कहते हैं मुफ्तखोरी, प्रलोभन वगैरह वगैरह, वो सब भी इन्होंने वहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो अब ये बड़ा संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता, इतिहास के तोड़फोड़ के आरोप, जो इतना वैचारिक धरातल है आरएसएस का, जिसको बेस बना के हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, इतिहास में छिपा दिया गया। ये एक प्रिय विषय है भारतीय जनता पार्टी का। देश के हर हिस्से में उसको लेकर कुछ कहानियाँ, उनके एक इतिहासकार थे, मैं ओक साहब, वो लिख गए हैं। उन्हीं कहानियों को ये दोहराते रहते हैं। उससे पहले का कोई प्रमाण नहीं पता, उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो हर जगह होता है ना कि यहाँ ताजमहल के नीचे मंदिर था, वहाँ पे ये था, वो था, ये फार्मूला टीपू सुल्तान के मामले में, कर्नाटक के मामले में पूरी तरह फेल हो गया। हिंदुओं का कत्लेआम किया था, ये बात फेल हो गई। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, ये फार्मूला भी फेल हो गया। यानी जितने भी फार्मूले इनके टेस्टेड थे, जिस पे ये पहले वोट ले चुके थे, इनको लगा बाबरी मस्जिद पे मिल सकता है तो हर जगह ऐसा एक एक केस खड़ा कर दो, फेल हो गया। तो यानी पूरा जो एक तरफ से जो मोदी जी का ट्रम्प कार्ड है, बाकी ये सब चीज़ें हैं, हिंदू मुसलमान नफरत वाला है, तनाव दंगे वाला है, किसी के धर्म के सिंबल्स को उठा के उस पर अटैक करना, बुर्के के नाम पे, हिजाब के नाम पे, तलाक के नाम पे। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें कर्नाटक के संदर्भ में, तो इनके नतीजे आए हैं शून्य, बल्कि बुरी तरह हारे हैं। दूसरे से तीसरे नंबर पे जाके पहुंच गए। जो सीटें इनके अपने पास थी वहाँ पे तीसरे नंबर पे जा चुके हैं। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी को पूरी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी? तो अगर आप स्ट्रेटजी बदलेंगे तो आपको क्या बात करनी पड़ेगी? आपको वो बात करनी पड़ेगी जो आपको समझ में आया कि भाई कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने की, कांग्रेस का क्या चला कर्नाटक में। तो कांग्रेस ने तो विकास के मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस ने ये तो कहा नहीं कि वो उन्होंने सॉवरेंटी शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, तो हम संप्रभुता केवल देश की होती है, नागरिक की नहीं होती, राज्य की नहीं होती, किसी की नहीं होती, ऐसे कह के। और वहाँ बैठे हुए हैं चुनाव आयोग में, पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं, नोटिस भी जारी कर दिया। तो अब ये चलेगा नहीं बहरहाल। और ये समय है नए सिरे से सोचने का
कि एक ये जो इनका फार्मूला है जो इनके हाथ लग गया था, जिसके बेसिस पे जहाँ जाते थे बवाल मचाते थे, सारे नेताओं को कूदा देते थे, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमने लगती थी जाके, मोदी जी वहीं जाके पड़ जाते थे सारा काम धंधा छोड़ के, देश चलाना छोड़ के। वो सब फेल हो गया। अब नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा भैया कि अब कैसे जीतें, और ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। ये मोदी जी की शक्ल से इलेक्शन जीतने का सपना छोड़ दो, केंद्र के नाम पे इलेक्शन जीतने का सपना छोड़ दो। आपको इलेक्शन अगर लड़ना है तो आपको हर राज्य की लोकल चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा, वहाँ की राज्य की लीडरशिप पे भरोसा करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हो तो शिवराज सिंह को कुछ मानना पड़ेगा, ये नहीं मोदी जी की रैली कर देंगे तो वोट आ जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि अब इस चुनाव के हारने के बाद में, मैंने पहले अपने वीडियो में इलेक्शन से पहले भी बताया था कि आने वाले समय में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, कांग्रेस गेम में दोबारा आ गई है, और कांग्रेस के गेम में दोबारा आने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। वसुंधरा राजे मोदी को पसंद नहीं करती हैं, घुट घुट कर जी रही हैं। योगी के साथ में इनका कन्फ्लिक्ट आपको पता है, जब से योगी आए हैं उनको दबाने की कोशिश, पूरी ब्यूरोक्रेसी केंद्र ने अपने हाथ में रख ली, योगी ने तोड़ के फेंक दी सारी जंजीरें। तो वहाँ पे योगी की दावेदारी, योगी का हौसला और योगी की ताकत बढ़ी है। क्योंकि योगी को आपने नोटिस किया होगा कि जो कर्नाटका में भाषण देने जा रहे थे तो लोग तालियां बजा रहे थे दबा के, तो एक वो चुनौती है। शिवराज सिंह तो जब मोदी जी नहीं बने थे प्रधानमंत्री तब भी कह चुके थे मैं तो ज़्यादा सीनियर हूँ, मुझे क्यों नहीं कैंडिडेट होना चाहिए। तो अभी तक तो वो केंद्र की ताकत के आगे सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सब कुछ झेल रहे थे वो, अब इनके मुंह भी खुलेंगे। तो 24 में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेटजी के लेवल पे बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी बनाती है और स्ट्रेटजी में उसको ये लगता है कि हिंदुत्व का डोज कम हो गया, नफरत का डोज कम हो गया, हिंदू मुसलमान का डोज कम हो गया, और ज़्यादा एग्रेसिवली अब हम इस फार्मूले को लेकर आएंगे, तो देश के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। और इनको कुछ और आता नहीं है और जल्दी से ये सीख भी नहीं सकते हैं, इसलिए टेंशन की बात और भी है। लेकिन जो भी हो, अब देश की राजनीति इस एक चुनाव के कारण बदलने जा रही है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि प्यार की दुकान खोल ली है हमने नफरत के मोहल्ले में। आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इस चुनाव में हर तरफ हार ही हार मिली है, हर टोटका फेल हो गया है, हर जादू मंत्र गायब हो गया है। नमस्कार, जय हिंद।